नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। विवादों का गढ़ यानी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से लेफ्ट की यानी वामपंथियों की तानाशाही की आग में सुलग उठा। आधी रात का वाकया है। आधी रात का वो भयावह मंजर जब वामपंथी गुंडागर्दी ने कैंपस को रणभूमि में तब्दील कर दिया। निर्दोष छात्रों पर जानलेवा हमले, लाठी डंडों की बौछार और पथराव की बारिश, ये सब कुछ नहीं बल्कि लेफ्ट की सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है ये, क्योंकि ये एकदम से होने वाली चीज दिखती नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है लगातार जेएनयू में? क्या जेएनयू अब विचारों का मंदिर नहीं बल्कि वामपंथी हिंसा का अड्डा बन गया है? दरअसल कल रात जब देश सो रहा था, जेएनयू में लेफ्ट छात्र संगठनों ने अपनी दादागिरी का नंगा नाच किया है। वीसी यानी वाइस चांसलर शतांश्री धूलपुरी पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल प्रदर्शन, और प्रदर्शन का बहाना लेकर ये वामपंथी गिरोह उग्र भी हो उठे। लेकिन क्या यह महज प्रदर्शन था? नहीं, यह था एक प्री प्लान्ड हमला, जहां लेफ्ट के गुंडों ने लाइब्रेरी में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे निर्दोष छात्रों को घेर लिया। लाठी डंडों से हमला किया गया, पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ छात्रों को तो अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरों में बंद करना पड़ा। यह नौबत थी। यह छात्र राजनीति है क्या? बिल्कुल नहीं, यह है शुद्ध गुंडागर्दी। लेफ्ट की किस प्रकार से लेफ्ट के डीएनए में यह गुंडागर्दी बसी हुई है वो आप नियमित अंतराल पर देखते आए हैं, और एक ये ताजा मामला है। कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है वामपंथियों के लिए ये चीज। और निशाना किसे बनाया गया इसे तो समझिए, खासतौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को। आपको बता दें, युवाओं को लेफ्ट ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया क्योंकि ये जेएनयू में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इन वामपंथियों की तानाशाही के खिलाफ जिनका गढ़ रहा है ये जेएनयू, करीब 4 घंटे तक इन वामपंथी गुंडों ने छात्रों को बंधक बनाकर रखा। यह है क्या? मॉब लिंचिंग का नया रूप है क्या कोई? 400-500 लोगों का गिरोह जो नकाबपोश थे, कैंपस को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। सवाल उठता है कि नकाबपोश कौन थे? क्या ये बाहरी तत्व थे जिन्हें लेफ्ट ने बुलाया था, या फिर जेएनयू के अंदर ही पल रहे वामपंथी विषैले सांप? एबीवीपी ने साफ मांग की है कि जेएनयू प्रशासन इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स तो हमेशा से पीड़ित को दोषी ठहराने की रही है। बीती रात जेएनयू में ये जो हिंसा हुई, प्री प्लान्ड जो हिंसा हुई, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हमेशा से कैंपस को वैचारिक धमकियों का मैदान बनाने में माहिर रहा है। ये घटना लेफ्ट की असली औकात दिखाती है। जब विचारों से हारते हैं तब हिंसा का सहारा लेते हैं। आप जरा तस्वीरें देखते रहिए साथ साथ में। जेएनयू जैसे संस्थान जो राष्ट्र के भविष्य को गढ़ते हैं, अब लेफ्ट की गुंडागर्दी से कलंकित हो रहे हैं। लेफ्ट की यह हिंसा कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि केरल से लेकर बंगाल तक वामपंथी शासन में विरोधियों की हत्याएं किस प्रकार से रही हैं, ये उनके लिए बहुत आम चीज़ है। जेएनयू में भी ये पैटर्न दोहराया जा रहा है। एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी संगठन को कुचला जा रहा है ताकि लेफ्ट का एक छत्र राज कायम रहे। आज जेएनयू में लेफ्ट की इस वामपंथी दादागिरी पर ही हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से वामपंथी जो लेफ्ट संगठन है उनकी स्ट्राइक चल रही है, और आज उनकी स्ट्राइक की एक बड़ी रैली थी बीसी हाउस के घेराव की। तो उसके बाद उन्होंने जो किया, पूरी रात जिस तरह का आतंक आज उन्होंने इस जेएनयू में फैलाया है, स्कूल्स में जा जाके, जो स्कूल्स के स्टडी रूम थे जहां बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनको 300 से 400 नकाबपोश भीड़ ने, मुंह अपने ढके हुए थे, हाथों में डंडे और चाकू लिए, उन लोगों को स्कूल के स्टडी रूम से भगाया गया है और स्कूल के ऊपर ताले लगाए गए। वहां पे जो भी छात्र उपस्थित थे उनको या तो मार दिया जा रहा था 100-150 लोगों के द्वारा, लात, घुसे, चप्पल, जूते, जिस तरह से मॉब लिंच करता है एक उस तरह से सबको मारा गया है। जो लोग थोड़ा भी बोला है, क्यों मना किया है, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सबको मारा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है। हम लोग 4 घंटे इस SSS2 बिल्डिंग में बंधक बने रहे हैं,
पुलिस, दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी, मूक दर्शक बन के खड़ी रही। ये वामपंथी गुट जो 7 दिन से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये आज इन्होंने टारगेट करके एबीपी के कार्यकर्ताओं को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो लाइब्रेरी के आसपास थे या स्कूल एरिया में थे, वहां इन्होंने टारगेट करके एक एक को घेर घेर के मारा और उसके बाद लगभग 4 घंटे तक हमें SSS-2 में बंधक बना के रखा और वहां लगभग 100-150 की भीड़ ने आके मॉब लिंचिंग की और मैं बाथरूम में लॉक था, वहां से निकाल के बहुत ही मारा। देखिए, कैंपस में एक सीपीओ मैनुअल है, वो 2023 में आया था, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल है और वो मैनुअल के ये होता है कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है। अभी क्या हुआ है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो छात्र है कार्यकर्ता उन पे फाइन आता है। हमारे 90 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पे 5 लाख से ज्यादा का फाइन आया हुआ है। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के जो ऑफिस बियर है, उन्होंने लाइब्रेरी में जो फेशियल रिकॉग्निशन मशीन होती है उसको उन्होंने 20 लाख का था, उन्होंने तोड़ दिया। इसकी वजह से प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा फाइन और जो 5 पदाधिकारी थे उनको 2-2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किया। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करना इनका राइट है, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपने रेस्ट्रिक्शन, सेल्फिश रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ एक मार्च का कॉल देते हैं और वीसी घर तक जाते हैं और उसके बाद में वही मॉब जो वहां से चल के SIS और SSS के एकेडमिक स्पेस में आके वहां पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहां से भगाती है और वहां जबरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है और वहीं जो उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं उनके साथ वो मारपीट करती है और उनके बाल नोचने का काम, उसमें उस मॉब को मुख्यतः लीड करने का काम दानिश अली, दाऊद सिद्दीकी और उसके साथ में रंजन जे जो SIS का काउंसलर है और उसके साथ 30 से 40 कॉमरेड्स हमला करते हैं और उसमें ऐसी जगह मारते हैं जहां बता भी नहीं सकते। देखिए, विचारों की लड़ाई में जैसे ही ये लोग हारते हैं, ये हिंसा का बटन दबा देते हैं और वही यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दिया है। बता दें हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जिनसे आज हम बात करने जा रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। जयंत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू छात्र हैं, पीड़ित हैं, ये उस प्रदर्शन में थे, उनसे हम बात करेंगे। जयंत, एक बार स्टेबल हो जाइए। हाँ, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी। अवधेश उपाध्याय जी, आपका स्वागत है सर। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नदीम अख्तर अंसारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जयंत कुमार से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जयंत, क्या हुआ था एग्जैक्टली, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। क्या ये हमला अचानक हुआ, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान या साजिश की आशंका थी कोई पहले से, क्या हुआ जयंत? कल फिर कॉमरेडों ने अपना असली चेहरा इस जेएनयू को दिखाया है। इसमें उन्होंने सबसे पहले जी जो फिर से स्ट्राइक के नाम पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट फैलाने का कार्य किया है जेएनयू में। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर स्कूल एरिया में मारा है। इसके अभी बहुत सारे साक्ष्य वीडियो के रूप में आप लोगों के पास भी होंगे, हमारे पास भी है, हर जगह है, जो हमने जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड भी कराया है सबूत के तौर पर। यह जो इनका ये पूरा नाटक है वह इसलिए था, इनका था कि सीपीओ मैनुअल, एक सीपीओ मैनुअल है जो चीफ प्रॉक्टर मैनुअल है जो इस वीसी ने निकाला है और ये इनकी सांठ गांठ से निकाला है। जब सीपीओ मैनुअल का विरोध विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करते हैं और हम चाहते हैं कि यह सीपीओ मैनुअल, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे लगभग 4,83,000 रुपए का फाइन आया है जो विद्यार्थी, और उसमें कम से कम 3 से 3 छात्र रेस्टिगेट भी हुए हैं। आज जब सीपीओ मैनुअल के तहत 4 जेएनयू के जो चुने हुए मेंबर हैं वो रेस्टिगेट हुए, तो इन्होंने ना वीसी को घेरा ना प्रॉक्टर को घेरा, सबसे पहले घेरा किसको? छात्रों को। इन्होंने SSS को बंद किया, SSS में पढ़ने वाले छात्रों को मारा पीटा, उनसे। क्या ये सब कुछ अचानक हुआ जयंत? क्या ये सब कुछ अचानक हुआ, एकदम से हुआ? हाँ, कल ये अचानक इसलिए हुआ कि क्योंकि कल वामपंथियों ने एक रैली निकाली थी जो टी पॉइंट से लेकर वीसी गेट तक की थी, लेकिन वीसी गेट से चले गए स्कूल एरिया जहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको इन्होंने मारकर बाहर भगाया और उन्होंने वहां पे ताला लगा दिया। ठीक है, जब वहां पे जयंत इस पर हम और बना रहे थे। ठीक है जयंत, इस पर हम और डीपली बात करेंगे आपसे, प्लीज बने रहिएगा। जो हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट उनको भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, एक विश्लेषक हमारे साथ हैं राजनीतिक, विश्वनाथ जी, उनसे भी बात करेंगे। प्लीज आप बने रहिएगा जयंत। तब तक डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, जिस प्रकार से ये जयंत बता रहे हैं जो एग्जैक्टली हुआ वहां पे, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि वामपंथी संगठन
वो एक तानाशाही का अड्डा बनाना चाहते हैं जेएनयू को और उसी दिशा में प्रयास हर बार करते हैं। क्या टेक है आप लोगों का इस पे? बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने। देखिए जेएनयू में वैचारिक मतभेद जो है देखे जा रहे हैं बहुत समय से, जब से ये बना है तब से। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले कुछ सालों से ये जो वैचारिक मतभेद हैं ये हिंसा का जो रूप ले रहे हैं, जिस तरह से जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपके जेएनयू में देश विरोधी जो गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनका अड्डा बनाया जा रहा है जेएनयू को, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और ये लोग कोई और नहीं है जो जेएनयू में हिंसा फैला रहे हैं, जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये कोई और नहीं है बल्कि कांग्रेस, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस समर्थित लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, अर्बन नक्सल गैंग के लोग हैं। और जब इन पर कार्रवाई की जाती है तो यही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आगे आकर नंगानाच करती है। ये सच्चाई है, ये आपकी बात नहीं है। कभी भी आप देखिए, अभी एक हफ्ता मेरे एक हफ्ता क्या 4-5 दिन नहीं होंगे, कन्हैया कुमार आया था वहां पर जेएनयू में, वो घंटा कर गया वहां के लोगों को। उससे पहले डपली बजाई गई किसी एक जाति को लेकर के, इनको नहीं होना चाहिए, इनकी कबर खुदेगी, ये बर्बाद होंगे। इस तरह की जो दिशा देखने को मिल रही है जेएनयू में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस समर्थित लोगों का हाथ है, और ये जो है बहुत ही दुखद घटना घटी है कल जो जेएनयू में घटी है। ठीक है अवधेश जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। विश्वनाथ मिश्रा जी की तरफ भी बढ़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उसके बाद नदीम अख्तर अंसारी जी मैं आ रहा हूँ। विश्वनाथ मिश्रा जी, ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है जेएनयू में? ये कोई वैचारिक संघर्ष है या मामला कुछ और है, ये समझना चाहेंगे हम आपसे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आशीष जी। जी सर। आशीष जी, कभी ये गढ़ हुआ करता था, जेएनयू जो है इन वामपंथी विचारधारा वालों का एक गढ़ होता था। कालांतर में चीजें उनका, चूंकि उनकी सरकारें राज्यों से खत्म हो गई, राजनीतिक रूप से वो नेपथ्य में चले गए, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से फंडिंग बंद हो जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, सप्लाई लाइन कट गई। लेकिन अभी जो हुआ है, कल जो हुआ है, उसके बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। वो तार देश के अंदर से भी जुड़ रहे हैं और देश के बाहर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एबीवीपी ने हाल में जेएनयू छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की, लेफ्ट छात्रों को उससे नाराज, वामपंथी छात्र संगठन आईसा और डीएसएफ जैसे संगठनों को भी दिक्कत थी। राजनीतिक विचारधारा दूर है। अब उसके बाद फंडिंग नहीं है। जब फंडिंग कहीं से हो जाती है, आप एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल फोरम से, वो हम सब देख रहे हैं। जब कहीं से फंडिंग हो गई और उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स आकर के जेएनयू से पहले, इस कार्यक्रम से पहले, इस घटना से पहले आकर के मिलते हैं, जुड़ते हैं, उन तारों को जोड़ दिया जाए तो समझ आ जाएगा कि वो लोग आए, उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया और उसकी फंडिंग कहीं से हो गई। अन्यथा 400-500 लोग अचानक रात में खड़े हो जाएं, इतना इस तरीके का बवाल करें और इतनी हिम्मत कर ले, संभव नहीं है। ठीक है आशीष जी। हाँ विश्वनाथ जी, इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे। ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। अख्तर अंसारी जी अभी रह गए हैं। नदीम अख्तर अंसारी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है? क्या इस हिंसा का खुलकर विरोध या इस हिंसा की खुलकर निंदा कांग्रेस पार्टी करेगी? क्योंकि डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बड़े आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर। ये सब कुछ आप लोगों के बैकअप की वजह से होता है। अंसारी जी देखिए, अवधेश जी या भाजपा अभी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये खुद नंगी पार्टी है। इनके प्रधानमंत्री नंगापन देश में दिखा रहे हैं और अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी इसी तरह की शब्द का यूज कर रहे हैं। तो इनसे इनकी मानसिकता और इनकी सोच बिल्कुल झलकती है। अभी उन्होंने कहा कि जेएनयू में मुस्लिम पंथी और कांग्रेस पंथी। अरे आप लोग किस पंथ के लोग हैं, पहले इसको जरा सोचिए ना। आप लोग देश विरोधी पंथ के लोग हैं, आप लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, आप लोग वीर सावरकर के लोग हैं, आप लोग माफी वीर लोग हैं, अंग्रेजों से 60 रुपए लेकर के इस देश की मुखबिरी करने वाले लोग हैं। और आज आप लोग देश की बात करते हैं और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं, वो इतिहास बताने चल रहे हैं। चलिए, अब इस पे कुछ जो कथित हिंसा हुई है आपके हिसाब से, उसकी निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? इस पे कुछ दो शब्द कहेंगे? देखिए, आप हर बात ये कहते हैं कि हर बात की निंदा कीजिए, हर बात पे ये कीजिए। पहले आपको ये जानना होगा कि आप अभी जानते हैं सर। आप प्लीज आप बने रहिएगा, अब हम जानेंगे आप क्या जानना चाह रहे हैं। अमित शाह जी दिल्ली में कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद में दोबारा इसी डिबेट पे लौटेंगे। सवाल उठा है कि भारत टैक्सी कहां से चलेगी? चलेगी तो इसी तरह से जी, परंतु वो इतना होगा जिसका जितना दाल में नमक होता है। ये कंपनियों ने नमक की दाल कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
अच्छा, इसका हिसाब किताब तो आपके पास में है नहीं, इसका हिसाब किताब आपके पास में रहने वाला है, आपके लोग चलाने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनकी तो तनख्वाह होगी, शेयर नहीं होगा। वो आपकी ओर से पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, शेयर आपके पास है, मालिक आप हो, पॉलिसी आप बनाना है। तो जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपके पक्ष में बनाओगे या विरोध में बनाओगे, बताओ। मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है सबने? जी सर। एक व्यक्ति का, उसके घर पर एक मुर्गी ने एक दिन सोने का अंडा दे दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे बड़ा खुश हो गया कि मुर्गी भाई सोने का अंडा दे रही है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो धनी हो गया। फिर एक दिन रात को उसको विचार आया कि ये रोज एक अंडा दे रहे, कितने अंडे अंदर पड़े होंगे, लाओ एक गर्दन काट लेते, सारे अंडे एक ही दिन निकाल देते हैं। तो दूसरे दिन उसने वो करा, एक भी अंडा निकला नहीं। तो हमारी खुद की कंपनी को समझकर कोऑपरेट करना, सहकार करना, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और इतना मानकर चलो कि जैसे गाय का दूध का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते उसका। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? भारत टैक्सी दूध का दोहन करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, इतना निश्चित मानकर चलो। धन्यवाद सर। नरेश कुमार उपाध्याय जी से मैं निवेदन करूंगा, अब वो अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। मान्यवर नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार उपाध्याय है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारत सरकार और सहकारिता को, जो हमारे लिए भारत टैक्सी लेकर आई है, जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मान्यवर, मेरी दशा तो अभी से बदलना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें हम पिछले जनवरी की, तो मैंने 20,000 प्लस का जो कमाई भारत टैक्सी ने किया है सर। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमें नई गाड़ियों के लिए इसमें लोन भी दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हो गई जब हमें पता चला कि हमारा इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें किस प्रकार हमें उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए भाई, योजना कैसे बनाई है कि एक बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो आपको लोन देने में बड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है? वो बैंक ही मॉर्गेज करती है ना। यहां भारत टैक्सी आपकी टैक्सी को मॉर्गेज कर लेगी और भारत टैक्सी आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोन दिला देगी। आपका इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो का, वो भी भारत टैक्सी ही एजेंट बनाकर आपका इंश्योरेंस ले लेगी, जिसमें मिनिमम प्रीमियम होगा। इस प्रकार के कई प्रावधान हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। शुरुआती आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बनती है तो बनते बनते समय होते। जैसे एक नया घर लोगे तो शुरुआत में बाथरूम में थोड़ा प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होगा, कहीं कलर उखड़ा हुआ होगा, कहीं दरवाजा ढंग से बंद नहीं होता होगा, मगर 1 महीना होते होते आप सब रिपेयर करा दोगे और ये सुचारू रूप से घर में रहना शुरू हो जाता है। इस तरह से टीथिंग प्रॉब्लम, जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं, उस शुरुआती दिक्कतों को अपनी कंपनी है ऐसा समझकर थोड़ा बड़ा हृदय कर रख कर चलना, तब जाकर ये निश्चित सफल होगा। आपको जरा भी शंका रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। वनराज गढ़वी जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो अब अपनी बात महोदय के समक्ष रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम वनराज गढ़वी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में टैक्सी चलाता हूँ। तो हम जेएनयू की बात कर रहे थे, बीच में अमित शाह जी बोलने लगे भारत टैक्सी का लॉन्च, कोई भी कार्यक्रम वहां पर ऐसा कुछ चल रहा था जहां पर वो तमाम जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। अब हम बैक टू डिबेट पे लौट रहे हैं, वापस हम बात करेंगे जेएनयू की, जहां पर वामपंथी तानाशाही दिखाई दी है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक बार भैया स्क्रीन पर दिखाइए कौन कौन से लोग हमारे साथ अभी मौजूद है। और मैं फिर से डॉक्टर उदेश उपाध्याय जी हैंड रेज कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। उपाध्याय जी क्या कहना चाह रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी का वर्जन हमने जानना चाहा अंसारी जी के माध्यम से, लेकिन ना जाने कौन सी राजनीतिक मजबूरी आड़े आ जाती है कि वो लोग इसकी निंदा तक नहीं करते जो हुआ, वजह क्या?
उपाध्याय जी। देखिए आशीष जी, बहुत ही दुख होता है जो ये प्रवक्ता लोगों को मारा, जो छात्रों को मारा गया है, बेगुनाह छात्र हैं उनको मारा गया है, वो गलत है, ये नहीं कहा। लेकिन हाँ क्या कह रहे, भाजपा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, आरोप लगा रही कांग्रेस में। अरे भाई आरोप क्यों नहीं लगाया जाए, आप बताइए। अफजल गुरु जो संसद हमले का मुख्य आरोपी था, जब उसको फांसी दी गई तो उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके खिलाफ नारे कहां लगाए गए? जेएनयू में लगाए गए। अफजल गुरु हम सब जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा पत्रकार महोदय, ये केवल मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे गांधी विचारधारा से हटकर देश विरोधी विचारधारा में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस मुस्लिम माओवादी पार्टी क्यों कह रहे हैं हम? इसीलिए कह रहे हैं हर जगह जहां देश विरोधी गतिविधियों में कोई शामिल पाया जाता है उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ा विश्व स्तरीय जो एआई समिट चल रहा था भारत मंडपम में, उसमें कांग्रेस के युवा संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए देश को बदनाम करने के लिए। तो ये एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी से हटकर आशीष जी अब ये बन चुकी है एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये सच्चाई है, कोई दौरा नहीं है इसमें, और ये पूरा देश जान रहा है अच्छी तरह से। इनके विपक्ष के इनके जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, तो स्वीकार किया है कि कांग्रेस में कुछ कमियां हैं। आप लोग भारत जलाओ पार्टी है, आप लोग कोई भाजपा नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। दंगा फसाद आपका मेन मकसद रह जाता है। भैया एक बार ठीक है, ओके। अवधेश उपाध्याय जी की आवाज बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी की आवाज पीसीआर एक बार सही करिए भाई, आवाज सही करिए इनकी पहले। अवधेश उपाध्याय जी की आवाज सही करिए, इनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड आ रही है और वो जर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगा अवधेश उपाध्याय जी, जो हमारे साथ जेएनयू के छात्र जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित है इस पूरे मामले को, उनसे बात करना चाहूंगा। जयंत कुमार इनका नाम है। जयंत जी, हमलावरों की पहचान क्या आप लोगों ने की? किस प्रकार की क्या चीजें अब आगे यहां से बढ़ रही हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें बाहरी तत्व भी शामिल रहे हैं? फंडिंग की बात भी हो रही है, जैसा कि अभी हमारे साथ जो विश्लेषक हैं विश्वनाथ जी, उन्होंने बताया भी ये चीज। इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। जयंत, ऑडियो दीजिए भैया, जयंत कुमार का ऑडियो दीजिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि इनकी जो रैली है जो टी पॉइंट से वीसी गेट जाने वाली थी, लेकिन पूर्व सूचना पे आधारित इन्होंने वीसी के घर का घेराव करने की जो योजना बनाई, उससे छात्र नाखुश थे, छात्र जुड़ना नहीं चाहते थे, तो अंततः इनको जामिया अलीगढ़ से लोग बुलाने पड़े। कल के जो यहाँ अपराधी हैं जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के और कॉमन छात्रों को मारा है, उसमें अधिकतर बच्चे जामिया से भी आए थे। जो गुंडे, जो नक्सली हैं, वो जामिया के भी थे। हमने सबकी पहचान कर ली, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं जो हमने पुलिस और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उपलब्ध कराया है, और दोनों से डिमांड करते हैं इनको कड़ी से कड़ी इनके लिए सजा हो, और रेस्टिगेशन तो कम बात है, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए हर विश्वविद्यालय से। यह इनकी जो मानसिकता है, यह हमारे सम्मानित प्रमाणित जो हमारे गृह मंत्री जी ने जब नक्सल को भारत से मुक्त करने का जो अभियान मार्च 31 तक रखा है, उससे ये बिलबिलाए हुए हैं। इनका एक जो पागलपन जो जेएनयू जैसे जगह पर, जामिया जैसे जगह पर दिखते रहता है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब मेरा जो अंतिम कैंप है वो अभी उखड़ गया है। अच्छा। आपने देखा परसों जब बिहार से नक्सली खत्म हुए, जब बिहार नक्सल मुक्त हो चुका था, तब भी यहाँ पर इनके मुंह उतरे हुए थे। अंततः इनके पास बस जेएनयू एक कैंप बचा है, जो ये कैंप लगाकर बैठे हैं, और विद्यार्थी परिषद यह डिमांड करती है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, कि इनके कैंप को उखाड़ फेंकने का कार्य करे, और जो भी छात्र इसमें घायल हुए हैं उसका इलाज और उसकी सारी भरपाई इनसे वसूले। अच्छा जयंत, ये भी बताइए, क्या ये इसीलिए आप लोगों को मारा पीटा गया? क्या इसके पीछे की मुख्य वजह यही थी कि आप लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से आप लोगों को निशाना बनाया गया, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं? इसमें जो कॉमन छात्र हैं वो भी मार खाए हैं, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो भी मार खाए हैं। एबीवीपी को ये टारगेट तो करते ही हैं क्योंकि इनको लगता है कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पर
उतनी यहाँ संख्या उनकी नहीं है। यह 17 संगठन एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। जब ये जेएनयू में चुनकर आ जाते हैं तो फिर यह अपना असली चेहरा दिखाते हैं कि हम यहाँ ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ विद्यार्थी परिषद बहुत मजबूत हो चुकी है। यह हम इनको बताएंगे जरूर अगले इलेक्शन में, जहां भी मौका मिलेगा। ठीक है, आप बनिएगा। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं। सर, लोकतांत्रिक आंदोलन तो हमने सुना है और उसको लोकतंत्र में जगह भी मिलती है। लोकतांत्रिक आंदोलन को छोड़कर ये लोग उग्रवाद की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं और ये क्यों इस प्रकार की चीजें वहां पर बार बार घटित होती हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। चाहते क्या है ये लोग एग्जैक्टली? मिश्रा जी। देखिए आशीष जी, कालांतर में हमने देखा है करीब डेढ़ दशक से ज्यादा का समय हो गया है जी, जब चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी राजनीति तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, वाइप आउट हो गई है भारतीय पूरे धरातल से। कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही स्थिति में जा रही है। तो एक इसको आप क्या मतलब बौखलाहट कह सकते हैं, इसको आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कि किसी तरीके से सत्ता वापसी का कोई रास्ता निकले। जब जिस एक राजनीतिक दल के लोग विदेश में जाकर, पाकिस्तान में जाके कहते हैं आप हमारी मदद करो तो हम सत्ता में आ जाएंगे, विदेश जब भी जाते हैं उनके शीर्षस्थ नेता वो कहते हैं साहब मदद करिए, और जा करके भारत की जितनी बुराई कर सकते हैं वो करें, जो कि विदेशी नहीं करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं। ये जाकर के वहां पर प्रयास कुल मिलाकर ये होता है कि ये गंदी और नंगी राजनीति हो, ताकि अब सोचिए एआई जो समिट था उसमें करने के क्या मतलब था, उसका क्या इंपैक्ट, क्या पर्पस था? कोई पर्पस नहीं था। कुल मिलाकर के एक इंटेंशन है कि भारत की इमेज को किसी तरह खराब किया जाए, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरीके से वैश्विक धरातल पर पूरे उसमें खराब करने की कोशिश की जाए, बताया जाए जैसे अगल बगल के छोटे देशों में एक एनार्की जैसी स्थिति पैदा हुई, कुछ उस तरीके से क्रिएट किया जाए। देखिए जेएनयू का केस कुछ भी नहीं है, एक फिर से एनार्की का एक बिगुल बनाने की कोशिश हो रही है कि कहीं से कुछ समस्या इस तरीके की शुरू हो, देखने में लगे कि भारत एक बनाना रिपब्लिक बनकर रह गया है। वो नहीं हो पा रहा है। वैश्विक जो डेवलपमेंट की, जो ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं पा रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन उसके साथ बढ़ता जा रहा है, वो उसके सापेक्ष लगातार फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और ये वामपंथ का जो खेल खेलने की कोशिश की गई, 4 घंटे तक स्टूडेंट्स को अगर आप बंधक बनाते हैं, 400-500 लोग अचानक आ जाते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को अच्छा, ये भी हैरत की बात होती है सर कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जैसे कांग्रेस, ये प्रदर्शन के नाम पर जो छात्रों पर हमला हुआ इसको ये लोग लोकतंत्र की हत्या मानने को भी तैयार नहीं रहते हैं। इनके लिए लोकतंत्र की हत्या की एक अलग ही परिभाषा शायद होती है। मेरे पास समय आज इतना ही था। मैं एक रिएक्शन नदीम अख्तर अंसारी जी का लेना चाह रहा था, लेकिन समय इससे ज्यादा की अनुमति मुझे दे नहीं रहा है। तो आप सभी का बहुत आभार जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।